मेरे बच्चों को पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? तेरे को वेट तभी बताऊंगा जब तू मुझे ये बताएगा कि ये मशीन चल कैसे रही है। अगर किसी का आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, ठीक है? बता दिया करो, आई विल विश यू इन द कमेंट सेक्शन। आराम से सांस लेनी है। मुझे क्या करना है? मोल कंसेप्ट के रूल्स देखने हैं। तो चाहे दो दोस्त हैं बट वो एक मोटा सबकी स्पेस घेर रहा है। हमें सोल्यूशन देखना है कि कैसे कर सकते हैं, कैसे निकलें जल्दी से जल्दी। अगर मैं इस चीज से निकल जाऊं तो कुछ इजी हो जाएगी लाइफ। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, योर वेदांतो केमिस्ट्री टीचर एंड स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री के थर्ड सेशन में, जिसमें हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। थर्ड सेशन है। दिस चैप्टर इज लाइक किसी वॉर पे जाने से पहले आप उस वॉर के पूरे रूल समझ रहे हो कि कैसे लड़ाई करनी है, ठीक है? एक गेम खेल रहे हो, उसके गेम के रूल समझ रहे हैं। हमारे जो पहले 2 सेशन थे हम उसमें रूल्स ही समझ रहे हैं, बट ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मारे जाओगे अगर इन रूल्स पे फोकस नहीं करोगे। सो दिस सेशन और जो भी हमारे इस चैप्टर के सेशन हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आज का सेशन तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। बहुत अच्छी चीजें सीखने वाले हैं आज के इस आने वाले टाइम में जो भी हमारा लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सो प्लीज वॉच इट एंड कोई भी डाउट आता है ना, जो भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, थोड़ा बहुत मैथ आ जाएगा इस चैप्टर में तो दिक्कत तो होगी ही, ठीक है? और इसमें कोई भी डाउट है या कोई प्रैक्टिस शीट चाहिए या हमारा स्केड्यूल क्या है, क्लासेस कैसे चल रही हैं, एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अवर चैनल। टेलीग्राम चैनल है, इसका मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मेंशन है। सो देर किस बात की है, ज्वाइन कर लीजिए एंड आस्क मी एनी डाउट्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर यू पीपल। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में ये आज हम वॉर के कौन से रूल्स समझने वाले हैं। सो हमारे पास कौन से टॉपिक हैं कवर करने के लिए? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ये तो मैम बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें क्या पढ़ना है, बट कुछ है चीज़ें इसमें भी इंटरेस्टेड एंड दिस इज माय फेवरेट। एंड ये ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे डर के भागते हैं। आप ही नहीं, 11th क्लास के ही नहीं, 12th के, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है? बट आज हम करेंगे थोड़ी बात इसके बारे में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये समझाएंगे क्या है। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दोनों कुछ ना कुछ रिलेटेड है। स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, भाई ये चीज नहीं समझ आती, ये बच्चों को तो इसके स्पेलिंग ही नहीं लिखने आते पहली बात तो स्पेलिंग से लिखने से लेकर इसको समझना है कि क्या करना है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर you will be answering this is my promise to you. And last is limiting reagent. मेरे बच्चों को पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? ये सब देखने वाले हैं हम आज के लेक्चर में, ठीक है? और अब पहला हम देख लेते हैं, ये क्या लिखा है? एटॉमिक मास। भाई आप सबका कोई ना कोई वेट है, सबको पता है, कोई ना कोई, जैसे मेरा वेट मैं तो नहीं बताने वाली, आप अपना बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सी, अब वेट जब कैलकुलेट करते हो कैसे करते हो? आप क्या करते हो? जाके सीधा खड़े हो जाते हो वेइंग मशीन के ऊपर, है ना? वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हो तो कभी शॉपकीपर ने या जिसके पास आप गए हो उसने कभी ये पूछा है कि भाई तेरे को वेट तभी बताऊंगा जब तू मुझे ये बताएगा कि ये मशीन चल कैसे रही है? ऐसे तो नहीं होता। बट डू यू नो हाउ दैट मशीन इज ऑपरेटिंग? नोबडी केयर्स अबाउट इट, राइट? तो हमारा भी इसमें यही टास्क रहेगा। हमारा काम है ये पता करना कि सोडियम का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है, पीरियोडिक टेबल के मेन एलिमेंट्स के मासेस हमें याद रखने हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये हमें एनसीईआरटी क्या बोल रही है या बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमें बेसिक चीजें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत तो सीख लो कि कैसे काम हो रहा है ना? सो होता क्या है, जब एटॉमिक मासेस मेजर करने थे, एलिमेंट्स तो बहुत छोटे छोटे हैं। हाइड्रोजन का मास हम कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो 1 क्या? 1 कैंडी, 1 पेंसिल, 1 नोटबुक। व्हाट इज दिस 1? सो ये कैसे पता चला कि अगर इसका 1 है तो ये कैसे पता चलता है? ये क्वेश्चन है था हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आया था, हमें कैसे पता कार्बन हैवी है या ऑक्सीजन हैवी है या नाइट्रोजन हैवी है? विच एलिमेंट इज द हैवियर वन? वो कैसे पता चलता है? और हम किसी चीज को हैवी क्यों बोल रहे हैं? मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं अगर किसी को मोटी लग रही हूँ या मैं पतली लग रही हूँ तो वो किसके कंपैरिजन में लग रही हूँ,
है ना। आपका एक ग्रुप है, आप अपने ग्रुप में शायद सबसे पतले इंसान हो या आप सबसे मोटे इंसान हो, बट अगर आप किसी और से कंपेयर करते हो तो वो तो आपसे भी मोटा हो सकता है। तो रिलेटिवली चीजें आती हैं, है ना। तो हमें एक ऐसा एक एलिमेंट चूज करना था जिसके रिलेटिवली हम बाकी एलिमेंट्स का जो मास है वो कैलकुलेट कर पाए। तो यहां पर मेरे पास पहले हाइड्रोजन को वो ले रहे थे कि हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का हमारे पास 15.99 समथिंग कुछ आया, बट यूनिट अब इसकी अभी भी क्लियर नहीं है, आएंगे उस चीज पे भी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, C12। अब ये चीज समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। कार्बन 12, कार्बन जो है ना वो कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वर्ड बता देती हूँ, डिटेल्स में हम फिर कभी जाएंगे। आइसोटोप्स के मतलब एलिमेंट सेम है, उसका मास डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे उसका मास डिफरेंट है तो ऐसे ही उसके यूजेस डिफरेंट है। ऐसे सोचो कि आप हो तो सेम इंसान, 10th क्लास में आपका वेट कुछ और था, 11th में कुछ और था, 12th में कुछ और होगा, है ना, ऐसे सोच लेना, बट रहा तो सेम ही इंसान। तो ऐसे ही C12 रहा तो सेम ही एलिमेंट, बट अब इसका जो मास है वो वेरी कर रहा था, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। हमारे काम का क्या है, 12। अब कार्बन 12 को छोटे छोटे पीसेस में करा, उसका 1/12, उसका जो 1/12 पार्ट था ना उसको एज अ रेफरेंस ले लिया, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने मासेस निकाले डिफरेंट एलिमेंट्स के, और उसे हमने क्या वर्ड दे दिया, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमने उसे बोल दिया, ठीक है। सो 1 AMU किसके इक्वल है, कार्बन 12 जो एलिमेंट है उसके 12 हिस्से कर दिए, उसके 1/12 पार्ट में है, उसके मास के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे क्या करा, इसकी 12 यूनिट्स रखी इधर, इसको समझने के लिए जैसे एक एग्जांपल दिखाई हुई है, ये कार्बन 12 है, ठीक है। ऐसे ही अब आप सोचो कि मैं 1/12 ही क्यों लिया, तो इसका क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस क्या आते हैं कि मैम मुझे बताओ एक डजन में 12 ही केले क्यों होते हैं, एक पेयर में 2 ही सॉक्स क्यों है ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कुछ ना कुछ रेफरेंस लेनी होती है। जैसे अगर आप ऐसे तराजू देखते हो जाकर, आप देखते हो वो बंदा जो है जिससे आप सामान ले रहे हो वो एक साइड एक काले रंग का पत्थर रख देता है, आपको कैसे पता वो 1 kg का है, ½ kg का है, वी डोंट नो, दैट्स अ स्टैंडर्ड, है ना। तो यही है, इसीलिए मैंने बोला कि आपका काम नहीं है इस चीज को समझना कि कैसे मशीन काम कर रही है। आपका टास्क क्या है, ये याद रखना कि हाइड्रोजन का 1 AMU है, ऑक्सीजन का इतना AMU है, और सोडियम का 23 AMU है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे याद होंगे, ट्रिक्स मैं बताऊंगी इसकी शॉर्ट्स में, प्लस मैं ये भी बता देती हूँ कि चीज़ों के ना हर जगह शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देखते हम, हमें मेहनत करनी होती है, लगन से सारी चीज़ें आ जाती हैं। LLB रूल जानते हो ना मेरा, तो बस वही फॉलो करना है। इसको जब बार बार ये सोडियम रिपीट होगा, हाइड्रोजन का कैसे याद है, क्योंकि बार बार वो रिपीट होता रहता है, तो बस उसी चीज़ का ख्याल रखना है, ये याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको क्या है 1/12, ओके। अब ये तो मैंने बताया कि 1/12 था कार्बन 12 एटम का। अब उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास इतनी वैल्यू आती है, मेरे पास इतनी वैल्यू है। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 10⁻24 ग्राम। अब ये जो है इसके विद रिस्पेक्ट टू सारे एलिमेंट्स के मासेस कैलकुलेट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन से इसको डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर क्या आ रहा था 1, तो 1 U लिख दिया, 1 AMU लिख दिया। तो अभी यूनिफाइड मास लिखने लगे हैं, AMU थोड़ा बड़ा हो गया था लिखने को ना, तो U लिखने लग गए, बट आगे जाके कुछ और लिखने लग जाएंगे, उस पर भी आएंगे, ठीक है। सो ऐसे ही इसका 1 U है। कुछ मेन एलिमेंट्स का मैं लिख देती हूँ, जैसे सोडियम का तो मैंने बता ही दिया, दैट इज 23 U। क्लोरीन का हमारे पास रहता है 35.5 U, और किसका रहेगा लिथियम का, लिथियम का कितना रहता है, दैट इज 7 AMU, ओके। ऐसे ही कार्बन का 12 भी हो सकता है, 13 भी, 14 भी हो सकता है। सो उन केसेस में क्या करते हैं फिर, वो एलिमेंट्स जिनके मासेस डिफरेंट हैं, जैसे मेरे पास आते हैं आइसोटोप्स। अब उनके मासेस हम कैसे मेजर कर रहे हैं भाई, ये तो दिक्कत आ गई, कौन सा कंसीडर करें। सो उसके लिए हम यूज करते हैं
एवरेज एटॉमिक मास थिंग. ओके, एवरेज एटॉमिक मास थिंग. उसके लिए पहले ये मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ऐसे नॉर्मल निकाल लेते हैं कि जैसे मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जैसे ऊपर हाइड्रोजन का लिख दिया, नीचे लिख दिया कार्बन 12 का, डिवाइड कर तो आपके पास आंसर आ जाएगा. और मास ऑफ वन एलिमेंट ये हमें एक्सपेरिमेंटली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से वो कैलकुलेट करते थे. ठीक है, अब मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पे भी मेंशन कर दी है. इस लिस्ट में जैसे हीलियम का 4 है, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11. याद रखने का एक ट्रिक यहाँ पे मैं बता देती हूँ. जिनका जैसे नंबर इवन है, जैसे इसका 2 है तो इसका डबल हो जाता है 4. लिथियम का भी डबल होना था, 6 बनना था, बट एक ऐड कर दिया तो 7 हो गया, है ना. ऐसे इसका 4 है, 4 + 2 डबल 8 होना था, बस 9 कर दिया. ऐसे ही बोरोन का. तो ऐसे कुछ एलिमेंट, जैसे कार्बन का डबल हो चुका है, नाइट्रोजन का 14 डबल हो चुका है. सो ऐसे कुछ डबल डबल करके याद रख सकते हो, इजी है ना. अब मैं जिसकी बात कर रही थी कि कई बार क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स के जो मासेस हैं वो डिफरेंट मासेस रखते हैं. जैसे कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है. तो इन केसेस में हम किसका मास कंसीडर करें? फिर हमें लेना पड़ता है एवरेज मास. अब एवरेज कैसे निकालते हैं? ये तो सारे भाई हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं, है ना. सारे एलिमेंट्स ये अर्थ पे हैं. तो इनमें से कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है एंड कुछ जो है वो बहुत ही नॉर्मल है. तो ऐसे मिन्यूट क्वांटिटीज में, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में सुना होगा, ड्यूटेरियम है, प्रोटियम है ना, ट्रीटियम है, 3 है, P देन D देन T. अब उनकी भी परसेंटेज डिफर करती है. चलो मैं दिखा देती हूँ जहां पे मैंने लिख रखा है. कार्बन 98.8%, कार्बन 12, तो पीरियोडिक टेबल में ना सिर्फ 12 मेंशन करा होता है. कार्बन 13 का 1% ओनली, एंड कार्बन 14 तो उससे भी ज्यादा कम है. और हमारे काम के लिए कौन सा यूज कर रहे थे? C12, राइट. तो मुझे जब इसका एवरेज मास निकालना है, फॉर्मूला मैं दिखा देती, बट आप नीचे भी देखो, बट इससे पहले जो मैंने लिख रही हूँ वो लिख लो. इसको पहले परसेंटेज को लिखना है. आपको क्या करना है, जितनी अबंडेंस है उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो, तीनों को ऐड कर दो. सेम चीज मैं कर रही हूं. तो 98% है तो क्या बना, 98892 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 0.01108 मल्टीप्लाइड बाय 13.0035, राइट. अब प्लस लास्ट वाला जो लिखा है 2 इंटू 10⁻12 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 14. तो जो इनका एंड में आता है दैट इज 12.001 U. तो कैसे कैलकुलेशन होती है एवरेज एटॉमिक मासेस की, कि आपको क्या करना है, जितनी अबंडेंस दी है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास से. दिस इज हाउ यू डील विद एलिमेंट्स जिनके मासेस डिफरेंट रहते हैं. ठीक है, आपको जैसे पूछ लिया किसी ने, ये पता कैसा सीन है, जैसे आपको आपका वेट किसी ने पूछा कि नॉर्मल क्या रेंज रहती है आपके वेट की, तो आप 10th क्लास का देखते हो, 12th का देखते हो, 11th का देखते हो कि अच्छा मेरा वेट ना 55 रहता है, 55 से 60 के बीच में रहता है, तो एवरेज मेरी 58 रहेगी, है ना. सो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ये. आई होप सो ये समझ आ गया. फॉर्मूला फिर भी लिखना है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एटॉमिक मासेस. जो भी आइसोटोप्स के हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो अबंडेंस से, डिवाइड बाय 100 करा था मैंने, सीधा ही कर दिया ऊपर, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0.8 लिखा और यहाँ पे 0.01 कर दिया था. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नहीं आ रहा समझ, बार बार उस चीज को समझना है, छोड़ना नहीं है. केमिस्ट्री से नफरत नहीं करनी है. छोटा सा बहुत हल्का सा मैथ आया है, प्लस माइनस ही है इसमें, है ना, कुछ नहीं है. सो यू गाइस कैन डू इट. जेई के हो एस्पिरेंट्स, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती ही हूँ. अब आती है मेन चीज जो इतनी बार यूज होगी. इट्स लाइक वॉर पे जा चुके हो, वॉर पे आप एक वेपन यूज कर रहे हो बार बार फाइट करने के लिए. तो मेरा वो वेपन कौन सा है, सपोज वो तलवार है ना, तो बार बार यूज हो रहा है. या बो यूज करे, बो एंड एरो, है ना, तो वो यूज करोगे तो वो भी है. इट्स लाइक जिसके बिना काम नहीं चलेगा. दैट मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल. ये तो सबको समझ में आ गया. अब मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलता है, जैसे मैंने लिखा H2
ओ, तो ये एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है। ये सारी चीजें उस बच्चे को समझ आनी चाहिए जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ है, ठीक है। अब H2O है, H2O में कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 है और एक ऑक्सीजन का है। सो 2 मेरे पास हैं हाइड्रोजन के प्लस 1 मेरे पास है ऑक्सीजन का, राइट। सो 2 हो गए मल्टीप्लाइड, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था 1 AMU, लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना रहता है 16 AMU। सो ये मेरे पास कितना आया 2 + 16 गिविंग 18 AMU। सो ये है मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, ऑलराइट। ऐसे ही उन्होंने बोला कि H2SO4 का निकालो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। H2SO4, सारे जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना एक मॉलिक्यूल में, उन सब का सम है मासेस का। तो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट एटम्स है 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर है प्लस 4 ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, ये 0 लगती है कई बार, है ना। सो ये क्या बन गया मेरे पास 2 × 1 प्लस सल्फर का 32। भाई सल्फर के बारे में सुना है, सल्फर हैज अ वेरी पंजेंट स्मेल। जैसे घर में ना अंडे रखे हों, सड़े हुए अंडे 12-20 दिन तक पड़े रहे, तो जब लेबोरेटरी में कभी सल्फर के साथ काम करोगे ना, तो आपको इतनी गंदी स्मेल दूर से पता चल जाएगा कि आज फर्स्ट फ्लोर पे जो लेबोरेटरी है उसमें सल्फर गैस यूज हो रही है। सो इट हैज अ वेरी पंजेंट स्मेल। तो ऐसी इंफॉर्मेशन ना रखते रहा करो अपने पास, इसी से सब्जेक्ट इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। सो ये अच्छा है, सारे एलिमेंट्स का ना नेचर पता होना चाहिए। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, अब मेरी क्लास में आप जितने बच्चे आए हो सबका डिफरेंट डिफरेंट नेचर है ना, तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का है ना, ओके। सो ये जो है सल्फर जो है बहुत ही गंदी स्मेल वाला, जिसके साथ बहुत बदबू आती है, वो ऐसा है। सोडियम मेटल अगर मैं बताऊं वो कैसा है, सोडियम बहुत ही वायलेंट है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, मैं भी वैसी थी, तो बस सोडियम वैसा ही है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन कैसे है, ऑक्सीजन का काम है आग लगाने वाला। जैसे वो हिंदी सीरियल्स में आती है ना लड़कियां जो हमेशा फाइट्स करवाने के लिए रेडी रहती हैं, तो ऑक्सीजन वैसी है, कंबस्टिबल नेचर। तो जब ऐसे चीजें लिंक करते हो ना, लॉजिकली उनको सोचते हो, लर्न करने में इजी रहता है, ठीक है। सो अब ये सब ऐड कर दो, आपके पास क्या आएगा 2 + 32 + 64 98 यू लिख दो, AMU लिख दो। आगे जाके हम इसे ग्राम्स में लिखने वाले हैं, समझ में आई बात। मोस्टली हम इसे ग्राम्स में ही लिखते हैं, हर जगह पे यू कहीं नहीं यूज करने वाले, एटलीस्ट जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ओके। सो ये था मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट। अब बात आती है फॉर्मूला मास। भाई कितने तरह के मासेस हैं, क्योंकि जैसे डिफरेंट बच्चे हैं तो सबका अपना अपना मास है ना। कई बार मास मेजर करने का तरीका भी अलग है। कई बार तो आप एक वेइंग मशीन बहुत अच्छी होती है, किसी बस स्टॉप पे जाओ तो एक बहुत ही फैंसी सी लाइट्स वाली मशीन लगी होती है, ऐसे ही कई बार तराजू है ना। सो मेथड्स हैं ऐसे। अब फॉर्मूला मास कब यूज होगा, ये यूज होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, बस इतना याद रख लो। जैसे Na+, Cl-। जब आप सॉलिड स्टेट चैप्टर करोगे ना 12th क्लास में, तब ये थोड़ा समझ आएगा। जो ये है ना, ये एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ये एज अ क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, जिसमें बहुत सारे सोडियम बहुत सारे क्लोरीन आयंस होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला मास। चेंज कुछ नहीं होगा, बस नाम चेंज कर दिया। भाई किसी मशीन से जाके अपना मास मेजर कर लो, रहेगा तो वो मास ही ना, तो मेथड सेम ही रहेगा, मेथड सेम, बस नाम बदल दिया है। तो इसका मास क्या होगा, इसमें क्या है, एक सोडियम आयन है, एक इसमें क्लोरीन आयन है। सोडियम का मास कितना है 23U, क्लोरीन का कितना है 35.5। ऐड तो कर सकते हो, सो कितना आया 58.5U। सो ये है इसका फॉर्मूला मास। अब मैंने कितनी बार सोडियम लिख दिया, कुछ बच्चों को तो याद हुआ होगा ना कि 23 है। दैट आई डू इंटेंशनली, कि वो चीज़ इतनी बार देख लो ना कि वो याद हो जाए। सॉन्ग सुन लेते हो, कोई फेवरेट सॉन्ग होगा आपके दिमाग में, किसी रील में सुन लेते हो, इंस्टाग्राम रील पे, वो दिमाग में चलता रहता है, चाहे वो अच्छा नहीं भी लगे वो याद हो जाता है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। सेम केमिस्ट्री है, ओके। सेम सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होगा, ना कि सिर्फ केमिस्ट्री के लिए। रीड भी कर सकते हो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, ओके, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग masses of all the atoms in a formula unit of the compound
इजी है, इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो, इसके साथ अब आता है मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक, मोल कंसेप्ट। ये है वो इंसान जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया। कुछ बच्चों को तो नफरत हो जाती है केमिस्ट्री से इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद, बट आई विल मेक श्योर कि आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैं ये पूरा अच्छे से पढ़ाना चाहती थी, बट अभी ना जो टॉपिक आगे आने वाला है उसमें ये बहुत यूज होगा, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से बात करेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो, आप सब सोचो आपके पास है एक जार। हर बार मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ और ये एग्जाम्पल कभी भी जाया नहीं जाती। डब्बा है घर में, किचन में जाओ, एक स्टील का डब्बा है 1 किलो का, 1 किलो का, या आप बोल दो दूध लाते हो तो 1 लीटर का है ना, कुछ भी ले लो। अभी एग्जाम्पल ले रही हूँ तो ऐसा मेरे यूनिट्स के लिए मत आ जाना मेरे ऊपर, ठीक है। अब भी एक डब्बा उठाओ, मैं आपको घर पे भेज रही हूँ लड्डू, बेसन के लड्डू, है ना, नानी भेजती है, तो घर पे मैंने भेजे आपके लिए लड्डू, तो कितने लड्डू आएंगे इस डब्बे में बताओ। फिट कर लेते हैं, येलो ही पेन है, येलो कलर के लड्डू बना देते हैं। अब येलो कलर के लड्डू आ रहे हैं तो मेरे तो फिट कितने हुए भाई, 15 से ज्यादा तो नहीं होने वाले, डब्बा भर गया मेरा, है ना। कुछ मैंने डालते डालते खा भी लिए। अब दूसरी साइड मेरा आ गया है बर्थडे। चलो, मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ वैसे भी आने वाला है, अगर किसी का आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, ठीक है, बता दिया करो, आई विल विश यू इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अब यहाँ पर आपका बर्थडे अभी हमारे स्कूल में तो होता था, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में होता है कि नहीं। टॉफियाँ लेकर जाते हैं, है ना, चॉकलेट ले गए फ्रेंड्स के लिए, चॉकलेट वाली टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्लास में, है ना। सो वही चीज करनी है। तो मैंने वो डब्बा टॉफी से भर लिया, जो भी मेरी फेवरेट है। मुझे अच्छी लगती है पल्स कैंडी, या मुझे कैबरी भी अच्छी लगती है। सो अब यहाँ पर कितनी कैंडीज आ गई मेरे पास, आ गई 50-60 कैंडीज आ गई ना। और यहाँ पे लड्डू कितने आए थे, 10-12। कैपेसिटी तो सेम थी, किलो का, 1 किलो का ही डब्बा है, तो फर्क कहाँ पे पड़ा? फर्क पड़ा यहाँ पर कि इनका साइज डिफरेंट हो गया। तो ऐसे अगर मैं periodic टेबल एलिमेंट्स को देखूं, हाइड्रोजन सबसे स्मॉल है, राइट। हाइड्रोजन जो है वो सबसे स्मॉल, उससे बड़े सारे एलिमेंट जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है। तो बट इस बंदे ने, कोई नाम जानता है इसका? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो उसने क्या करा, अब साइंटिफिक टर्म में बात कर लेते हैं। उसने सपोज ये गैसेस ली, उसने ये बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने सेम रखी है, जो वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखी, इसको ध्यान से सुनना, तो दोनों तरफ सेम ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहे, फर्क नहीं पड़ा किसका साइज छोटा है किसका साइज बड़ा है। आइडियली उसके अकॉर्डिंग कि दोनों का साइज क्या है, चीजों का मैटर नहीं करता, हाइड्रोजन छोटी ऑक्सीजन बड़ी, नहीं। जब मैंने गैसेस को एक डब्बे में डाला, एक जार में डाला, एक बॉक्स में डाला, जिनकी वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रख दी, अब उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। और वो कितने रहेंगे? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। और मैं इसको बार बार पार्टिकल्स क्यों बोल रही हूँ? मैं इसको पार्टिकल्स इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार मेरे पास कुछ एटम्स होंगे, कभी मेरे पास मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, कभी मेरे पास आयंस आएंगे, कभी मुझे एटॉमिक मास कंसीडर करना पड़ेगा, कभी मुझे मॉलिक्यूलर मास, कभी मुझे फॉर्मूला मास, जो अभी हमने करा था। स्टेप वाइज जा रहे हैं आगे, जंप नहीं कर रहे। अगर मैं सीधा जंप करके मोल कंसेप्ट पे आ जाती, वो चीजें मिस हो जाती, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। सो अब ये पार्टिकल्स हैं, अब इसको ही उसने बोला ये किसके इक्वल है? 1 मोल। अब मोल को वो जानवर मत समझ लेना जो मोल की पिक्चर भी दे रखी होती है, ठीक है। नहीं पता कि मोल एक एनिमल का भी नाम है, गूगल करो देखना। तो यही 1 मोल के इक्वल है भाई। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं मोल कंसेप्ट को। चलिए, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अब ये चीज फिर से समझ नहीं आई, मैम आप एक चीज समझा देते हो, अगली बार जाके फिर से ऐसी प्रॉब्लम। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे रूल्स लिख दूं, फिर मैं ये समझाती हूँ कैसे है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन।
और इसको क्या किसके इक्वल है ये? मास अपॉन मोलर मास। मास तो समझते हो ना, बस ये मास के डिवाइड कर देना है जो उस एलिमेंट का है। जैसे सोडियम का 23 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो उससे डिवाइड कर देना है। सो इसको हम लिखते हैं गिवन मास। मतलब मुझे अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन दी है, करेंगे एग्जाम्पल, तो 5 ऊपर रखना है, जो उसका एक्चुअल मास है वो मुझे रखना है नीचे, जिसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं। अब फॉर्मूला कैसे समझ आएगा? अब इसको देखो, यही तो मैंने लिखा ना, मास अपॉन मोलर मास, चाहे सिंबल डिफरेंट कर दिया। ये मैं बार बार बोलती हूँ, फर्क नहीं पड़ता वो चीज कौन सी बुक में से कैसे दी है, अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया है ना। मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने एम की जगह पे डब्ल्यू ले लिया, तो बस इतनी सी बात थी। अब 1 मोल जो है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास या मैं मोलर मास बोल दूं, और ये किसके इक्वल है? 6.02 या 23 भी लिख लेते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने पार्टिकल्स के मास इन ग्राम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स, ये इस रिलेटेड है। कितने नंबर ऑफ मोल्स है, उसका कितना मास है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये इक्वल है। अब ये चीज नहीं हम करने वाले, इस चीज को समझेंगे। उसके लिए आएंगे इस स्लाइड पे वापस, जैसे मैं यहां पे लिखती हूं। तो चलिए अब इस चीज को समझते हैं कि जब हम एक मोल को लेते हैं, अब इस कंसेप्ट को कैसे समझना है। जैसे मैंने लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, जिसने मेरी फर्स्ट क्लास जिसमें मैंने रूल समझाए थे उसको पता, समझा हो ना अच्छे से, उसको पता है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हुई है, राइट। अब एक मोल मॉलिक्यूल की बात हुई है, एक मोल की, तो वो किसके इक्वल है? 6.022 10⁻23 23 एटम्स, 23 मॉलिक्यूल्स, 23 आयंस। व्हाट, ये अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो इधर भी मॉलिक्यूल ही आएगा, तो इधर भी ये मॉलिक्यूल आने वाला है। और ये आगे किसके इक्वल है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 ग्राम, तो 2 ग्राम के इक्वल है। दिस इज द इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग यूजिंग मोल कंसेप्ट। समझ में आई? अब इसके अलावा अगर मैं एक एटम की बात करूं, सोडियम एटम की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम की मैंने बात करी, तो आपको पता है वो किसके इक्वल है। एंड सोडियम क्या है? यहां पर एटम है, ये सोडियम एटम। ओके, अब ये एटम है, मैंने यहां पर लिखा 6.022 10⁻23 23 व्हाट अगेन? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। यहां पर अगर एटम है तो यहां पर भी एटम्स ही आएगा, तो यहां पर भी ये एटम्स है। एंड इट इज इक्वल टू 1 मोल। तो किसी ने अगर बोल दिया 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो आपको पता है वो 23 ग्राम के इक्वल है, उसमें इतने एटम्स हैं सोडियम के। अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है एग्जाम में? अब इस चीज पे फिर से आते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आता है, लेट्स इरेज एवरीथिंग। आपको बताना है 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। भाई ये चीज नहीं समझ आती, सारा मोल कंसेप्ट समझ में आ गया, ये चीज समझ नहीं आई। सो अब क्या करना होता है, यहां पर आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज समझाती हूँ, एक ट्रिक समझाती हूँ। 1 डजन में कितने बनानास होते हैं? सबको पता है 12 बनानास। 2 डजन में कितने बनानास है? 2 डजन में 24। घर पे रिश्तेदार आते हैं, कई बार वो बनानास ही लाते हैं, तो पता है वो क्या बोलेंगे जाकर शॉप पे कि मुझे 3 डजन बनानास दे दो। तो 3 डजन मीन्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो वो जो शॉपकीपर है वो कभी पेन और नोटबुक लेकर नहीं बैठा कि हाँ मैं कैलकुलेशन करके फिर देता हूँ, उनको पता होता है, तो वही मेथड यूज होगा। अब मुझे नहीं पता, ये सारा मेरे सर के ऊपर से गया, तो मेरा मेथड क्या है? पेशेंस, आराम से सांस लेनी है। मुझे क्या करना है? मोल कंसेप्ट के रूल्स देखने हैं। ओके, सो मुझे इतना पता है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे लिखा था कि एक, अगर मैं बात करूं 1 मोल की,
उसमें कितने एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स यहाँ पर? अच्छा, सोडियम एटम्स आएंगे यहाँ पर, इसको मैं 8 एटम्स लिख देती हूँ, सोडियम एटम्स, मॉलिक्यूल नहीं आएगा। सो 2 into 10⁻23 एटम्स। अब 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, ये मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि अगर ये तो एटॉमिक मास के इक्वल है, 23 ग्राम ऑफ जो सोडियम है, अगर उसमें इतने एटम प्रेजेंट हैं तो अगर 46 ग्राम हो तो कितने होंगे? जब मेरे को यही क्वेश्चन पूछ लिया कि एक डजन में 12 बनानास हैं तो 2 डजन में कितने होंगे, अगर मैंने ये नंबर इधर से डबल करा तो मुझे इधर भी इसको डबल करना पड़ेगा। सो जब मैंने इसको डबल करा मेरे पास आंसर क्या आता है? 12.044 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ओके, या वो आपको ये पूछ लेते कि इतने एटम्स जो हैं कितने मोल के इक्वल हैं, 24 बनानास कितनी डजन के इक्वल हैं? तो आपको पता है एक डजन मतलब 12 बनानास, तो 12 बनानास अगर एक डजन के इक्वल हैं, 24 बनानास क्या होंगे? 2 डजन के इक्वल। तो वो चीज यहाँ पर होगी। ओके, वो चीज यहाँ पर कैसे होगी? नंबर जो आपके पास गिवन है, n इज द गिवन नंबर, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। अभी यहाँ पे तो पता चली गई ये डबल नंबर है, तो डबल है तो इसका 2 मोल होंगे इसमें। तो जितना फास्ट मेरे दिमाग ने आपको एक्सप्लेन करा है ना, इतना फास्ट आप भी होना है, आपको भी होना है इतना फास्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट बच्चे अटक जाते हैं। तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर समझ में आ गया हो। ओके, अब मोलर मास क्या होता है? फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास सब पढ़ लिया। मोलर मास क्या है? मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। अब 1 मोल का मास कितना होगा? व्हाट इज 1 मोल? जैसे हाइड्रोजन, चलो वाटर का लेते हैं, तो इसका है 18 ग्राम, तो ये 1 मोल का मास है ना, तो इसको लिखते हैं ग्राम पर मोल। गाड़ी की स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल रही है, तो 1 मोल में 18 ग्राम है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेते तो इसका है 44 ग्राम पर मोल, तो ये मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, है ना। ऑक्सीजन का लिख लेते तो दैट इज 32 ग्राम पर मोल, तो ये होता है 1 मोल का मास, दैट इज मोलर मास। इजी है ना। तो ऐसी चीजें जस्ट लॉजिक अप्लाई करा एंड वी आर लर्निंग। तो लगन सीखने की एंड लॉजिक चल रहा है हमारे पास। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये क्या बताती है? ये हमें बताती है जैसे आपके कितने मार्क्स आए थे 10th क्लास में, सपोज किसी बच्चे के 90% आए, मैंने पूछा नहीं ये तो ओवरऑल है, तेरे केमिस्ट्री में कितने परसेंटेज आए, तेरे फिजिक्स में कितने परसेंटेज आई, है ना। सो दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब इसका काम क्या है केमिस्ट्री में? जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर की, जैसे मैंने एग्जाम्पल ली है वाटर मॉलिक्यूल की, बार बार मैं वाटर मॉलिक्यूल की ही ले रही हूँ क्योंकि बेसिक, पहले बेसिक क्लियर कर रहे हैं, फिर जब मैं डिफिकल्ट दूंगी फिर आप लोग रोगे कि मैम इतना डिफिकल्ट क्यों दे दिया, है ना। बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। इसमें मेरा टास्क है कि मुझे नहीं पता कि इसमें कितने हाइड्रोजन, कितने परसेंटेज हाइड्रोजन है, कितने परसेंटेज ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर कोई एलिमेंट ऐसे है जैसे HCl, तो ये तो 50-50 है ना। ये 50-50 नहीं है, ये तो डबल है हाइड्रोजन। तो वो कैसे निकालते हैं ये भी मतलब मैंने ऊपर से बताया, 50 मेरे पे मत आना, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालनी है? जैसे मुझे निकालनी है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सो मास ऑफ दैट एलिमेंट, 1 मोल में कितना मास है? इसमें 2 एटम प्रेजेंट है और दोनों का मास कितना है? 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। कंपाउंड का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। सो 18 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। तो जब ये करते हो आपके पास आ जाती है हाइड्रोजन की परसेंटेज। ऐसे ही मुझे ऑक्सीजन की निकालनी हो, ऑक्सीजन का मास कितना है? एक ही एटम है और एक ही एटम का 16 है,
डिवाइडेड कर दो 18 से, सो ये आ जाएगा। तो जब ये मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ, मेरे पास आता है कि पानी में 88.79% क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन तो बहुत कम है, चाहे ऑक्सीजन के 2 एटम आपको दिख रहे हैं बट उनका मास भी तो कम है ना, वो हल्के से हैं। जैसे कार में बैठना है, एक बहुत ही मोटा इंसान है और 2 पतले पतले दोस्त हैं, तो चाहे 2 दोस्त हैं बट वो एक मोटा सबकी स्पेस घेर रहा है ना। तो ऐसे ही जो 2 हैं वो पतले पतले, चाहे वो 2 ज़्यादा नंबर में है बट वो कम जगह ले रहे हैं। तो वही समझाया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पूरा मास कंसीडर करा है, मैंने आपको 1 2 3 ले लिया है, बट दिस इज द राइट मेथड। और ये परसेंटेज है, सो यू विल पुट द परसेंटेज मार्क्स अराउंड इट, मास परसेंटेज, ठीक है। सो ये है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला। डन विद दिस एज वेल। नाउ अब बात आती है एम्पिरिकल फॉर्मूला की। अब ये क्या नई चीज है, दिस इज अ टॉपिक जो आपके बोर्ड के एग्जाम में एज इट इज आ जाता है, बट अगर आपने कभी आईबी बोर्ड का सुना हो, इंटरनेशनल बोर्ड, उसमें ये न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट आते हैं। हाँ, डरा नहीं रही, रियलिटी समझा रही हूँ। कई बार हम फेक बबल में रहते हैं, रियलिटी फेस नहीं करते, बट जेई के बच्चों को रियलिटी फेस करनी है। तो ये है वो एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बता रहा है मुझे, H2O क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि कितने हाइड्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है, C6H12O6। इसका फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है कि इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 है ना। तो अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूं ऐसे, 6 कैंसिल, ये डबल आ गया CH2O। तो जो ये फॉर्मूला है ये मुझे बता रहा है सिंपल होल नंबर रेशियो। Simple whole number ratio. Empirical formula represent the simplest whole number ratio of various elements present in it. तो JU कट कटा के मेरे पास रेशियो आती है, उसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कह देते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला भी है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से n से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर n क्या थी, 2 था, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, सो आपके पास फॉर्मूला सेम बन जाएगा वहां पर फिर से जाकर, ठीक है। ओके, सो ये चीज हम सीखने वाले हैं। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ओके, ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है। ओके, ये एक टेबल बना लिया मैंने, तो एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि एक मॉलिक्यूल है। तो वो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, डिफिकल्ट लगेगा, मैं समझा देती हूँ व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि कंपाउंड है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन की परसेंटेज है 24.2% और हाइड्रोजन है मेरे पास 4% एंड 71.7% मेरे पास क्या है, दैट इज क्लोरीन। तो आपको मुझे बताना है एम्पिरिकल फार्मूला एंड उसका फिर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताओ, उसका मास भी कैलकुलेट करो। तो ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब टेबल जब बनाओगे आप क्या करोगे, पहले एलिमेंट्स को लिखोगे, फिर आप सिंबल्स लिखोगे, देन परसेंटेज कितनी है। अब परसेंटेज को ना आप ग्राम्स में लिख लेते हो फिर कि इतने इतने ग्राम्स, ग्राम ग्राम। सपोज 100 ग्राम था टोटल, उसमें से इतने सारे ग्राम प्रेजेंट है। मोलर मास लिखो, अब कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है। तो जब मैंने इनके मोलर मास लिखे, अब आपको क्या करना है, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स। तो वो कैसे निकलेगा, जो ये मास गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। 24 12 2 आ गया ऑलमोस्ट, 4 ओके 1 से डिवाइड करा 4 आ गया, 71 इसको 2 आ गया ऑलमोस्ट। अब आपके पास ये नंबर आया। अब आपका टास्क क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 2, तो सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दो। तो इसका क्या आया 1, इसका क्या आया 2 एंड इसका 1। तो 1 to 1 एक रेशियो आ गई है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो वही तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। सो कार्बन का क्या आया 1, हाइड्रोजन का 2, Cl का 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं CH2Cl। तो ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, ये है मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मेरे पास फॉर्मूला तो आ गया CH2Cl, इसका मास निकालो। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन
प्लस 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 क्लोरीन है। इन सब का मासेस आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, आप टेबल से देखकर कर सकते हो। ठीक है, कार्बन है 12, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन है 35.5। सो टोटल कितना आएगा मेरे पास 12 + 2 14। ओके, ये आया 14 + 35.5, ये आया 49.5, राइट। 49.5 आ गया। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था जो गिवन था लास्ट टू लास्ट स्लाइड पे, एम्पिरिकल। ये देख लीजिए, मैं आई हैव शोन यू ऑलरेडी यहां पर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। और अब यहां पर मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, है ना। सो मेरे पास अब क्या है, मेरे पास एक मास आ चुका है, राइट। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, द क्वेश्चन विच इज गिवन कि इसका जो मास है दैट इज 98.5 ग्राम, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है। सो n क्या आता है, जो मेरे पास टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है डिवाइडेड बाय इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, डिवाइड कर दो, मेरे पास आया n = 2। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो 2 वैल्यू यहाँ पर आई है, सो इस फॉर्मूला में पुट कर दो। सो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, दैट इज CH2Cl। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है, C2H4Cl2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में कि इसका मास इतना गिवन है। ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। आपका टास्क क्या रहेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला का निकालने के लिए एक टेबल बनाना है। टेबल में आपको सिंबल्स लिखने हैं, उनके बाद उसका जो गिवन परसेंटेज है, देन उनके मासेस, नंबर ऑफ मोल्स, जो सबसे कम हो उसे डिवाइड कर दो, होल नंबर रेशो आ जाएगी। जब होल नंबर रेशो आ गई, फिर आपको क्या करना है, उसके लिए मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, फिर ये वाला फॉर्मूला, आपको पता है मास इतना गिवन था क्वेश्चन में, डालो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इजी इजी चाहे नहीं भी हो, स्टेप्स फॉलो करते जाओ, आराम से कर लोगे। ओके, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो आप 10th क्लास में कर चुके हो, पूरा फर्स्ट चैप्टर इस पे बेस्ड है। अब जिसने 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। सो हमें यहां पर क्या करना है, ओके, सो बैलेंसिंग समझने के लिए हमें यहां पर क्या करना है, वी हैव टू कंसीडर कि क्या कैसे करते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहां पर ये सिंपलेस्ट इक्वेशन लिख रही हूं, 2H2 + O2 गिविंग 2H2O, सो क्या ये बैलेंस्ड है, या अगर मैं ये लिख दूं H2 + O2 H2O, सो कौन सी बैलेंस्ड इक्वेशन है इसमें। इसमें बैलेंसिंग का मतलब क्या है, पहले वो समझ लो कि जब बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम रहने चाहिए। अगर वो किसी साइड कम ज्यादा है, दैट इज टोटली रॉन्ग, तो वो गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब अगर इसमें देखूं मैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, वेरी गुड, ऑक्सीजन 2, बट यहां पर तो ऑक्सीजन एक ही है, सो दिस इज नॉट राइट। सो ये इक्वेशन कैसी है, दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये है अनबैलेंस्ड। तो मैंने क्या करा, ये इक्वेशन ली, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, डन। सो ये बैलेंस्ड है। तो मैम हम कैसे बैलेंस करते हैं, भाई इतनी मुश्किल आती है ना। जब मैं भी थी 11th क्लास में, आई लिटरली क्राइड जब मेरे टीचर ने मुझे ये चीज़ें सिखाई, मैं सच में रो दी थी कि कैसे करूँगी, क्योंकि ये था हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं समझ तो लेती हूँ, मुझे चीज़ें अगर बुक में दी है मैं रट लूँगी, मैं समझ लूँगी, बट जब हिट एंड ट्रायल आ गया फिर गलती के चांसेस रहते हैं। एक माइंड में ना बैक एंड पे, आपके बैक ऑफ द हेड ये चीज़ हिट करती रहती है कि अगर मैंने ये गलत कर दिया तो ये तो मेरा हिट एंड ट्रायल मेथड है, शायद उस बंदे का जो मेरे सामने बैठ के टेस्ट कर रहा है उसको ज़्यादा अच्छे से आती है ये चीज़। तो ये
आ जाता है डाउट थोड़ा सा, बट ये कैसे जाएगा, आपका जाता है डाउट विद प्रैक्टिस ओनली। तो हम एक इक्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं। ये है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है? ऑब्वियसली नहीं, लिखा भी हुआ है दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जब अनबैलेंस्ड है इक्वेशन, अब पहले कैसे पता चला कि अनबैलेंस्ड है? यहां पर है कार्बन के 3, यहाँ पे तो कार्बन एक ही है, पहले स्टेप में ही पता चल गया। सो अब हिट एंड ट्रायल में क्या करना है, अगर इधर कार्बन के 3 है तो मैं इधर भी 3 कर देती हूं, 3O2। अब कार्बन तो हो गए मेरे 3, इधर भी 3। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का नंबर बिगड़ गया। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2 है, यहाँ पर 6 एंड एक 7 हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर तो सिर्फ 2 है, तो मैं 4 कर दूं। ठीक है, 4 हो गए। अब हाइड्रोजन 8 थे, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो गए। कार्बन 3 थे, कार्बन भी 3 हो गए यहाँ पर। अब ऑक्सीजन इस साइड 2 है, इस साइड कितने हो गए? 4 एंड यहाँ पर 4 एंड 3 इंटू 6, देखो 3 इंटू 6 2 6 एंड यहाँ पर क्या आ गए 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 10 हो चुके हैं। कितने हो गए? 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10। सो मुझे यहाँ पे भी 10 करने पड़ेंगे। सो ये 2 है तो इधर मैं 5 कर दूं। तो अब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहेगी। ये मैं लिख देती हूँ ऑक्सीजन के लिए। कार्बन के लिए मैंने जस्ट 3 कर दिया, 3 कार्बन, एंड हाइड्रोजन के लिए 4 इंटू 2। डन। अब सबसे पहले कंपेयर करो, 3 कार्बन 3 कार्बन, डन। हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8, डन। ऑक्सीजन 5 इंटू 2 10, यहां पर कितने हैं? 4 इधर हो गए एंड 6 इधर, 10। सो डन। सो दिस इज हाउ यू बैलेंस। मैंने क्या करा, मैंने कुछ क्रैमिंग करने के लिए नहीं बोला, मेरे खुद भी नहीं पता था कि ये कैसे बैलेंस होगी, शायद मुझे नहीं पता था। तो अब मैंने देखा, दिमाग लगाया, चीज को खुला रखना है क्लास के टाइम पे। ये रोना नहीं है कि मैम मुझे नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है केमिस्ट्री, वो चीजें नहीं करनी है। हमें सोल्यूशन देखना है कि कैसे कर सकते हैं, कैसे निकलें जल्दी से जल्दी। अगर मैं इस चीज से निकल जाऊं तो कुछ ईजी हो जाएगी लाइफ। अगर मैं इस पे बैठा रोता रहूंगा तो फिर तो हो गया काम, तो वो चीज नहीं करनी। ठीक है, सो ये थे स्टेप हमारे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के। अब व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री समझ में आ जाएगी जब आप फिर से ये एक इक्वेशन देखोगे। आपको लिखा भी हुआ है, आप उसको भी समझ सकते हो, जो गिवन डेफिनेशन ही मैंने मेंशन करी हुई है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, मतलब यहां पर अगर ये इक्वेशन है, सो ये जो दो या अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो यहां पर जो 1 to 1 है ना, इसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ दिस। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। ओके, स्टोइकियोमेट्री होती है ये नंबर्स बस। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है CH4। ये क्या है? ये है मीथेन गैस, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। उसमें मैंने ऑक्सीजन डाली, मतलब आग लगाई है वहां पर। तो जब भी आग लगती है ना, कंबस्टन होती है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी एंड वाटर निकलेगा। एंड व्हेनेवर दिस हैपेंस, तो उसको बताने के ना तरीके हैं, अलग अलग तरीके। जैसे पहला क्या बता रहा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 मोल ऑफ मीथेन। अब बोलने के तरीके बता रही हूँ, समझने के। 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर देने के लिए। समझ में आया? दोबारा से देखो, इसमें 1 मोल है, अगर इसमें अगर कुछ नहीं मेंशन्ड, इट्स ऑलरेडी कंसीडर ये 1 है। तो इसका 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे जाकर प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? 1 मोल मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड 2 मोल मिल रहे हैं वाटर के। और ये मुझे इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तब मैं ये बता पा रही हूँ। बट अब एक और तरीका है इसको बताने का। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसका 1 मॉलिक्यूल
इसका एक मॉलिक्यूल CH4 का रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से, जो मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये भी पता चल रहा है। इट्स लाइक किसी के घर जाने का आप रास्ता बता रहे हो, है ना, या आप मेरे बारे में बता रहे हो किसी को, तो आप बोलोगे हाँ ये मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है, या आप बोलोगे ये वेदांतु में पढ़ाती है, या आप बोलोगे ये हर्ष प्रियम सर की टीम में है। तो कितनी सारी चीजें हैं बताने की, है ना, कितने सारे तरीके हैं, बट मतलब तो एक ही है ना, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो बस वही। सो अब और क्या तरीका है, नेक्स्ट है कि वॉल्यूम की टर्म में, हाँ जैसे 1 मोल मैंने बोला था एटॉमिक मास के इक्वल है या मोलर मास के इक्वल है, बट अगर गैस की वॉल्यूम दी हो, जैसे मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये सारी गैसेस हैं, तो हम वॉल्यूम लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 1 मोल इतने लीटर के इक्वल है। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका मतलब है 22.4 लीटर ने 2 इंटू 22.4 कितना हुआ है, 44.8। इतने लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा है, तब जाके फिर से 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, एंड 2 इंटू फिर से कर दिया 22.4, 44.8 लीटर ऑफ वाटर बना दिया है। एसटीपी क्या है भाई, एसटीपी किसी को पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, तब हम ये वैल्यू लेते हैं। 1 मोल जैसे लेते हैं ना 6.02 के इक्वल, तो सेम चीज यहां पर है। और एक और तरीका है कि ग्राम्स की टर्म में लिख दो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो CH4 का, दैट इज 12 + 4, तो क्या हो गया 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मैंने पहले ही बताया था 32 ग्राम है, बट यहां पर अब 2 है, सो क्या हो जाएगा 64 ग्राम। तो इसके 16 ग्राम ने इसके 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करा, तब मेरे पास जाकर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना, एंड 36 ग्राम मेरे पास बन गया वाटर। तो कितने तरीके थे बताने के सेम चीज को, है ना, कि यहां पर मोल्स की टर्म में, मॉलिक्यूल्स की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में, या एंड में मैंने ग्राम की टर्म में बता दिया। ठीक है, बात सेम ही है, बस करने के तरीके अलग अलग हैं। आप एक इंसान को, अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हो कि भाई ये बात किसी को नहीं बतानी, बट जब आप क्लास में जाते हो सब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड ने आगे बता दी, बट जिसको बताई सबने अपने अपने वर्जन में बता दी, है ना। सो ये होता है, बट बात तो सेम ही जा रही है ना, आगे आपकी बात ही जा रही है, सो सेम हो रहा है। ओके, सो इसके साथ ये स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट भी आई होप सबको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा हम चीज करते हैं लिमिटिंग एंड एक्सेसिव रिएजेंट्स की बात। व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, कौन ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है ना, तो आप बताओ कौन सी चीज ऐसी रोक रही है, तो हम उस चीज में लाइव डिस्कशन करेंगे किसी दिन। अब उसके लिए हम समझते हैं बर्गर कौन कौन खाता है। मेरा भाई बहुत ज़्यादा बर्गर खाता है भाई, इतने ज़्यादा, मुझे तो अच्छे नहीं लगते इतने ज़्यादा, बट स्टिल बर्गर बनते कैसे हैं। बर्गर किंग खा लिया, KFC खा लिया, या किसी नॉर्मल शॉप से खाया, आप बर्गर बना रहे हो। मेरे पास 5 बन थे, ठीक है, 5 बर्गर बनने जा रहे हैं। मेरे पास कुछ चीज़ स्लाइसेस पड़े हैं, कुछ कबाब भी पड़े हैं, है ना। चलो वेज नॉन वेज की बात मत करना, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास जब बर्गर बन रहे थे तो मेरे पास तो 5 ही बन थे, है ना, और मेरे पास चीज स्लाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चीज स्लाइसेस हैं। कबाब भी मेरे पास हैं कुछ, और अब एंड में जब 5 बर्गर बच गए तो 2 मेरे पास चीज स्लाइस बच गए एंड 1 कबाब बच गया। वो क्यों बच गए, क्योंकि मेरे पास बंस ही खत्म हो गए। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे पास कितना चीज बच गया, कितने कबाब बच गए, मेरे बर्गर तो बन गए ना। बट अब मेरे बर्गर बनने का जो सिलसिला था, जो कार्यक्रम था, वो क्यों रुका, क्योंकि बन खत्म हो गए। तो बन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट हियर, ठीक है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। तो कई बार क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसमें आपको एक रिएजेंट जो कम प्रेजेंट है, जैसे सपोज करो A + B गिविंग C + D। सो यहाँ पर मेरे पास A एंड B, मैंने लिया A का 10 ग्राम, B का लिया 20 ग्राम। मेरे पास C कितना बनेगा, D भी छोड़ो, मेरे पास C कितना बनेगा,
क्या मेरे पास बनेगा 10 ग्राम, 20 ग्राम, ये कितना बनेगा? वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो बनेगा 10 ग्राम। क्यों 10 ग्राम बनना चाहिए? क्योंकि जब ये 10 ग्राम खत्म हो गया, सॉरी हाँ, ये 10 ग्राम खत्म हो गया तो ये तो 20 है। सो जब इसका 10 ऑलरेडी इसके 10 के साथ कंबाइन कर गया तो मेरे पास बनना चाहिए था 20 ग्राम कुछ, है ना। सो यहां पर अब आइडियली क्या हो रहा है? अब यहां पर क्या हो रहा है, जब मैंने ये देखा कि 20 ग्राम में से सिर्फ 10 ग्राम ही यूज हुआ और इसका 10 जीरो हो चुका है, सो अब ये आगे नहीं जाएगा। अब इधर तो बच गया 10 ग्राम फिर से, अब इधर 10 ग्राम फिर से बच गया, तो दैट इज द एक्सेस रिएजेंट, दैट इज द एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस क्या है? जब आपका एक लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया, जीरो हो गया, उसके बाद ये बच गया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट कितना था। सो आज का ये जो टॉपिक थे सारे खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं समरी पे। अब समरी में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या करा। वी स्टार्टेड दिस लेक्चर बाय लर्निंग अबाउट एटॉमिक मासेस, कि एटॉमिक मास हम कैसे मेजर करते हैं। देन वी लर्नड अबाउट कैसे हम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, कैसे हम रिलेटिव मास देख लेते हैं, उसका रिलेटिवली कार्बन 12 के, देन एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, ये सब चीजें करी है ना। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मासेस कैलकुलेशन, मासेस चाहे वो एटॉमिक हो, मॉलिक्यूलर हो, मोलर मास हो, चाहे वो हो फॉर्मूला मास। तो आपको एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर इन सब में क्या फर्क है? इसके अलावा वी लर्नड अबाउट मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हमने देखा कि कैसे मोल्स मॉलिक्यूल से या नंबर ऑफ एटम से आयन से रिलेटेड है। उसके बाद स्टोक्योमेट्री की बात आई। स्टोक्योमेट्री में हमने देखा कि इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, या अगर आपको एक बैलेंस इक्वेशन दी है तो आप क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे डिड्यूस करते हो। आफ्टर दैट वी लर्नड अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, हमने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में देखा। एंड ये सारे टॉपिक आज के थे। बहुत ज़्यादा काम है आज आपके लिए। लगन से पढ़ना है, लॉजिकली चीज़ों को समझ लिया, बिलीव करना है खुद पे, कर लोगे। खुद पे बिलीव करना है, ये मत सोचना कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है मैं नहीं कर पाऊंगा। यू विल डू इट, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ओके, जब तक कोई टॉपिक समझ नहीं आता सॉल्व, मेरे पास अगर मोल कंसेप्ट का कुछ नहीं आता था ना मुझे, तो मैंने 100+ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं सिर्फ मोल कंसेप्ट पे। फिर मुझे कोई आके बोले कि तुझे नहीं आती ये चीज़, मुझे आती है भाई, मैंने मेहनत करी है, लगन से मैंने उस चीज़ को पढ़ा है, ठीक है, लॉजिकली सोचा है, सॉक्स वाली एग्जाम्पल, बनाना वाली एग्जाम्पल से। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लॉजिक से समझना है, लर्न करना है उस चीज़ को, एंड देन बिलीव रखना है खुद पे कि कर लोगे। इसके साथ इस चैप्टर का आज का लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब कभी आप दवाइयाँ लेने जाते हो तो उसके पीछे ना ऐसे लिखा होता है 20% W/W। इसका मतलब क्या है? कभी कफ सिरप पी है ना घर पे पड़ी होगी तो डब्बी उठा के देखना, उसके पीछे ऐसे 20% या 10% कुछ लिखा होता है। तो वो क्यों लिखा होता है वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क इन अ टेलीग्राम चैनल, जो मैंने लिंक मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इसके अलावा देखते रहिए हमारी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।